हेलो। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट फिनोमेना इन गैसेस। गैस अगर इक्विलिब्रियम में नहीं है तो उसके अलग अलग पार्ट में या तो गैस के मॉलिक्यूल्स के लेयर की वेलोसिटी अलग अलग हो सकती है, या मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन अलग हो सकता है, या फिर टेम्परेचर अलग हो सकता है। और हम जानते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल्स हमेशा रैंडम मोशन में होते हैं। तो मान लो कि किसी इस लेयर में गैस के मॉलिक्यूल की वेलोसिटी ज्यादा है और इस लेयर में गैस की मॉलिक्यूल की वेलोसिटी कम है। तो गैस के मॉलिक्यूल्स तो हमेशा रैंडम मोशन में है, तो इस लेयर से इस लेयर में मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं, इस लेयर से इस लेयर में मॉलिक्यूल जा रहे हैं। तो जो मॉलिक्यूल इस लेयर से इस लेयर में आ रहे हैं वो अपने साथ ज्यादा मोमेंटम लेकर आ रहे हैं, और जो इससे इस लेयर में जा रहे हैं वो कम मोमेंटम लेके जा रहे हैं। यानी एज ए होल ये जो फास्टर लेयर है इसका मोमेंटम कम हो रहा है, और जो स्लोअर लेयर है उसका मोमेंटम बढ़ रहा है। यानी फास्टर की वेलोसिटी कम हो रही है, स्लोअर की वेलोसिटी बढ़ रही है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि ये जो गैस है ये अपने दो लेयर्स के बीच की रिलेटिव वेलोसिटी को कम करने की कोशिश कर रहा है, और इसी प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी क्यों हुआ? ट्रांसपोर्ट हुआ यहां से यहां मोमेंटम का। क्लियर है? तो विस्कोसिटी जो एराइज करता है वो किसके कारण एराइज किया? गैस में ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम के कारण। मान लो कि यहां पर टेम्परेचर ज्यादा है और यहां पर टेम्परेचर कम है, मॉलिक्यूल इधर से उधर उधर से इधर जा रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी लेके जाएंगे अपने साथ। जो इधर से इधर आएंगे वो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी लेके आएंगे, जो इधर से इधर जाएंगे वो कम काइनेटिक एनर्जी के लेके जाएंगे। और टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी पर डिपेंड करता है। क्लियर है? टेम्परेचर इज द मैक्रोस्कोपिक मैनिफेस्टेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इंटरनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो होता क्या है, जब ऐसे काइनेटिक एनर्जी का यहां से वहां और वहां से यहां होगा फ्लो, तो क्या होगा? कुछ देर के बाद ये जो है दोनों लेयर सेम काइनेटिक एनर्जी में आ जाएंगे, यानी सेम टेम्परेचर पे आ जाएंगे। तो ये जो यहां से ये हमारा थर्मल कंडक्शन हुआ, यानी सेम टेम्परेचर पे आया, मतलब नहीं कि हीट इधर से इधर गई। तो थर्मल कंडक्शन होने की वजह क्या हुई? ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी। क्लियर? उसी तरह हो सकता है कि यहां पर मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन ज्यादा हो और यहां पर मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन कम हो। थर्मल मोशन की वजह से मॉलिक्यूल्स का वैसे ही आने जाना है। ऐसी हालत में क्या होगा? ट्रांसपोर्ट ऑफ मास होगा, और गैस चाहेगा कि हर जगह कंसंट्रेशन सेम हो। तो इक्विलिब्रियम लाने के लिए यहां पर क्या चीज का ट्रांसपोर्ट हुआ? ट्रांसपोर्ट ऑफ मास हुआ, कंसंट्रेशन इधर से इधर आया। तो हम क्या देख रहे हैं? हम ये देख रहे हैं कि विस्कोसिटी, थर्मल कंडक्शन, डिफ्यूजन, जो ये कंसंट्रेशन इधर से उधर हुआ, डिफ्यूजन, ये तीनों किसी न किसी के ट्रांसपोर्ट की वजह से होते हैं। और इसीलिए इन तीनों प्रोसेस को, इन तीनों फिनोमेना को हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट फिनोमेना। क्लियर है? अब हम लोग पढ़ेंगे, निकालेंगे कोई थर्मल कंडक्टिविटी। क्लियर? अब थर्मल कंडक्टिविटी निकालने के लिए किसी गैस का, हम मानते हैं कि गैस का एक लेयर है, ये रेफरेंस लेयर मान लिया, और अब हम मान लेते हैं कि गैस की जो मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी है वो z डायरेक्शन में ऊपर जाते हैं तो बढ़ती है और नीचे जाते हैं तो घटती है। जब इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो अलग अलग लेयर की वेलोसिटी अलग अलग है, नीचे जा रहे हैं तो अलग अलग है, ऊपर जाने में बढ़ रही है और नीचे जाने में घट रही है। ओके? इस लेयर पे हम मान लेते हैं छोटा सा एलिमेंट्री एरिया dA, इसको ओरिजिन मानते हैं, ये XY प्लेन मान लेते हैं, इसको ओरिजिन मानते हैं, ये X एक्सिस, ये Y एक्सिस और ये Z एक्सिस मान लेते हैं। अब हम ये मानते हैं कि एक मॉलिक्यूल का मास क्या है? m है, और इसमें जो भी वेलोसिटी है इस लेयर की वो u है। तो इस लेयर में जो मॉलिक्यूल्स का मोमेंटम होगा वो gmu होगा, जिसको हम लोग अभी दिखा रहे हैं g से। क्लियर है? अब इस डायरेक्शन में रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ मोमेंटम जो होगा वो क्या होगा? dg by dz। यानी इस डायरेक्शन में अगर यूनिट दूरी जाएगा तो मोमेंटम में कितना चेंज होगा? dg by dz। क्लियर है? अब हम यहां पर एक बहुत छोटा एलिमेंट्री वॉल्यूम dv मान लेते हैं, जिसका स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट r थीटा फाइव। क्लियर है?
यानी उसका अगर यहां से परपेंडिकुलर डालें तो उसका z कोऑर्डिनेट क्या होगा, r cos थीटा। ठीक है, तो ये लेयर, यहां पर जो लेयर होगा एक्स वाई प्लेन में जो लेयर होगा उसका वेलोसिटी मोमेंटम क्या होगा, यहां पर तो मोमेंटम g था और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अलोंग दिस डायरेक्शन क्या है, dg बाई dz। तो इस लेयर का मोमेंटम क्या होगा, g प्लस dg बाई dz मल्टीप्लाइड बाई ये दूरी z। ओके, अब अगर हम एग्जैक्टली ये जस्ट जितना ऊपर ये माना है ठीक एग्जैक्टली वैसे ही वॉल्यूम एलिमेंट नीचे मान ले, यानी मान लो एकदम जस्ट इसका मिरर इमेज, तो यहां पर जो लेयर होगा उसका मोमेंटम क्या होगा, g माइनस, जैसे ऊपर प्लस हुआ नीचे माइनस हो जाएगा। ओके, अब देखो हम मान लेते हैं कि ये जो मॉलिक्यूलर या एवरेज, मान लीजिए कि अलग अलग वेलोसिटी, इसका लेयर का स्पीड अलग अलग नहीं होता, तब भी तो गैस के मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे होते। क्लियर है, तो उसमें से हम मान लेते हैं कि किसी मॉलिक्यूल का स्पीड c है। क्लियर है, और हमारा मीन फ्री पाथ है लैम्डा। क्लियर, तो नंबर ऑफ कॉलिजन्स पर यूनिट टाइम कैसे निकलेगा, तो देखो एक चीज, लैम्डा दूरी तय करता है तो एक कॉलिजन होता है, तो एक दूरी तय करेगा तो कितना कॉलिजन होगा, 1 बाई लैम्डा। क्लियर, अच्छा, यूनिट टाइम में कितना दूरी तय करता है, c। क्लियर, यूनिट टाइम में कितना दूरी करता है, c। तो अगर c टाइम दूरी तय करता है तो c दूरी अगर तय करता है तो कितना कॉलिजन होगा, c बाई लैम्डा। यूनिट दूरी तय करता है तो 1 बाई लैम्डा होता है, तो c दूरी तय करेगा तो c बाई लैम्डा होगा को नंबर ऑफ कॉलिजन। और c दूरी कितना टाइम में तय करता है, यूनिट टाइम में, इसीलिए रेट ऑफ कॉलिजन जिसको हम लोग pc कहते हैं वो क्या हो गया, c बाई लैम्डा। ओके, अब एक चीज और हम मानते हैं कि ये जो हमारा छोटा सा एरिया है, छोटा सा सरफेस पे एलिमेंट्री एरिया लिया है, ये इसके ऊपर सॉलिड एंगल बनाता है डी ओमेगा। क्लियर, तो ये डी ओमेगा होगा क्या, डी ए तो उसका एरिया है और ये लाइन जो इसको मिला के आगे बढ़ेगी तो एंगल बनाएगा थीटा, तो डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। क्लियर, अब हम एक और चीज मान लेते हैं कि DNC ये किसके बराबर है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम हैविंग स्पीड बिटवीन C एंड C प्लस DC। ओके, अब देखो, अब हम निकालना चाहते हैं नंबर ऑफ कॉलिजन्स इन टाइम t इन दिस वॉल्यूम dV। क्लियर है, तो यूनिट टाइम में कितना कॉलिजन हो रहा है, pc, तो dt टाइम में कितना कॉलिजन होगा, pc इंटू dt। क्लियर है, अब इसमें मॉलिक्यूल्स कितने हैं, c और c प्लस d के बीच हम निकाल रहे हैं, c और c प्लस d, c के बीच में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें कॉलिजन, तो पर यूनिट वॉल्यूम कितने होते हैं, DNC, जिनका स्पीड c और c प्लस dc के बीच में है, वॉल्यूम कितना है dv, तो मल्टीप्लाइड बाय dv। हम निकाल रहे हैं नंबर ऑफ कॉलिजन्स। नंबर ऑफ कॉलिजन सिर्फ एक मॉलिक्यूल से नहीं होता, 2 मॉलिक्यूल चाहिए, इसलिए इस टोटल काउंट का कितना हो जाएगा, हाफ। ये हुआ नंबर ऑफ कॉलिजन्स इन टाइम dt इन द वॉल्यूम dv बाय द मॉलिक्यूल्स हैविंग स्पीड बिटवीन c एंड c प्लस dc। ओके, लेकिन हर कॉलिजन के बाद मॉलिक्यूल अलग अलग होते हैं, और जब मॉलिक्यूल अलग अलग होते हैं तो उनमें से फ्री पाथ बनता है। क्लियर है, तो हर कॉलिजन से 2 फ्री पाथ बनता है, तो टोटल नंबर ऑफ फ्री पाथ अगर हम निकालना चाहेंगे तो फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 कट जाएगा, तो यह हुआ हमारा n0, जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ, सॉरी इसको अभी रख लो, अभी n0 मत रखो, अभी केवल ये रखो, ये हुए क्या, नंबर ऑफ फ्री पाथ्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम dv इन टाइम dt। क्लियर है,
per unit time. Sorry, in time dt in the velocity range from c and c plus dc. Okay. अब यहां से जो फ्री पाथ्स निकलते हैं वो हर डायरेक्शन में जा रहे हैं. अगर सॉलिड एंगल का हिसाब रखें तो टोटल सॉलिड एंगल 4 पाई, तो ये टोटल का टोटल 4 पाई में जा रहा है. और ये कितना सॉलिड एंगल बना रहा है, ये इस पर डी ओमेगा. तो इससे निकलने वाला जो इस पर आएगा डी ए पर, वो कितना आएगा, इतना मल्टीप्लाइड बाय डी ओमेगा बाय 4 पाई. 4 पाई में इतना, तो एक में इतना बाय 4 पाई, तो डी ओमेगा में कितना, इतना मल्टीप्लाइड बाय डी ओमेगा बाय 4 पाई. इस पूरा को हम लोग n0 मान लेते हैं. क्लियर? अब हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्री पाथ पढ़ा था पहले, उसके हिसाब से यहां से जो भी मॉलिक्यूल चला है इस तरफ, वो सारा का सारा यहां नहीं पहुंचेगा, यहां केवल वो पहुंचेगा जिसका फ्री पाथ r या उससे ज्यादा. तो यहां से जो भी निकला इसको n0 माना, और यहां जो पहुंचा उसको n माना. तो n बराबर n0 e टू द पावर माइनस r बाई c हम लोग पहले पढ़ चुके. क्लियर है? तो ये n जो यहां से निकल के यहां पहुंच रहा है dt टाइम में, वो कितना हुआ, n0 का वैल्यू यहां पुट कर देंगे. pc dt dnc dv डी ओमेगा बाई 4 पाई और e टू द पावर माइनस r बाई c. ओके. तो जैसे ये n है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो बिना टकराए dt टाइम में इस d वेलोसिटी d वॉल्यूम से यहां पहुंचे या इससे आगे गए, उसी तरह से वैसा ही n होगा यहां से निकलने वाले मॉलिक्यूल जो dt टाइम में इससे क्रॉस करेंगे या इस तक पहुंचेंगे, वो भी n ही होगा. लेकिन ये अपने साथ जो मोमेंटम लाएंगे वो यहां के हिसाब से लाएंगे मोमेंटम. इतने मॉलिक्यूल्स, हर मॉलिक्यूल का ये मोमेंटम है g प्लस dg बाई dz इंटू z. तो इधर से इधर आने वाला, इससे क्रॉस करने वाला मोमेंटम क्या होगा, n इंटू जी प्लस dg बाई dz इंटू z. और इधर से इधर जाने वाला इसके dA के थ्रू n इंटू जी माइनस dg बाई dz इंटू z. क्लियर है? तो नेट इधर से जो इधर क्रॉस किया है, क्लियर है, यहां से निकल के इस dA से क्रॉस करके इधर जाने वाला नेट मोमेंटम होगा. आने वाला मोमेंटम घटा देंगे, ये वाला नीचे से ऊपर जा रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, हमको ऊपर से नीचे वाले को ले रहे हैं. तो नेट क्या होगा, जो ऊपर से नीचे इसका मोमेंटम गया, यानी इसका मोमेंटम ये बढ़ा रहा है, ये घटा रहा है, तो नेट कितना बढ़ा, यही निकलेगा ना, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ मोमेंटम. तो ये होगा नेट जो निकालेंगे, तो n g प्लस dg बाई dz इंटू z माइनस n g माइनस dg बाई dz इंटू z, ये माइनस. तो ये हो गया क्या, n तो कॉमन आ गया. अब ये देखो g प्लस dg बाई dz इंटू z माइनस g प्लस dg बाई dz मल्टीप्लाइड बाई z. तो ये हमारा हो गया क्या, g कट गया, तो 2n dg बाई dz इंटू z, ये 2 हो गया. ओके. अब n की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, ये पूरा का पूरा ये चीज रखेंगे, तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, 2n की जगह ये हो गया dg बाई dz इंटू z. ओके. अब हम लोग pc का वैल्यू रखें, dv का वैल्यू रखें, d ओमेगा का dv का कहां से हम लोग लेंगे, dv का हम लोग लेंगे स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से, जो हम आगे करते हैं. तो ये pc है ना, pc का क्या होगा, c बाई लेमडा रख दिया, dt है, dnc है, dv स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में dv क्या होता है, dr इंटू r d थीटा इंटू r साइन थीटा d फाई. ओके. 1/4 पाई अपनी जगह 1/4 पाई आएगा. d ओमेगा निकाल चुके हैं पहले, da cos थीटा बाई r स्क्वायर, e टू द पावर माइनस r बाई c नहीं होगा, एक्चुअली फार्मूला था n इक्वल टू n0 e टू द पावर माइनस r बाई लैम्डा.
गलती से सी लिखा गया, उसको काटेंगे हम लोग, शुरू से r बाई लेमडा करेंगे, तो ये माइनस r बाई लेमडा। ओके, dg बाई dz अपनी जगह, और z हम निकाल चुके थे, r cos थीटा होता है r cos थीटा। क्लियर है? अब एक तरह का टर्म एक जगह किया, dg बाई dz को यहां लिखा, dA अपनी जगह यहां है, ये 2 से कट गया, 2 पाई रह गया, dt है, लेमडा लेमडा है। क्लियर है? c ये है, और dnc एक साथ है, साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा एक साथ है। r एक r यहां है, एक r यहां है, एक r यहां है, 2 r कट जाएगा इससे, r स्क्वायर से, एक r यहां रह जाएगा। क्लियर है? ये जो इसका इंक्रीज हुआ dt टाइम में। क्लियर है? अब हम dg बाई dt निकालते हैं, अगर dg बाई dt, तो वो क्या हुआ? रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ दिस एरिया dA पर यूनिट टाइम, और उसको निकालने के लिए dt तो इसके नीचे आ गया, बाकी सब को पूरे स्पेस पर इंटीग्रेट करेंगे। किस तरह से इंटीग्रेट करेंगे वो देखो, dg बाई dt इक्वल टू dg बाई dz अपनी जगह छोड़ेंगे, dt तो नीचे है, dA बाई 2 पाई लेमडा भी छोड़ देंगे, c dnc। गैस के मॉलिक्यूल्स की स्पीड हम लोग 0 से इंफिनिटी तक रैंडमली कुछ भी हो सकता है मानते हैं, इसलिए इसको इंटीग्रेट करेंगे कहां से? 0 से इंफिनिटी तक। साइन थीटा को कहां से इंटीग्रेट करेंगे? थीटा को हम लोग स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में पढ़ चुके हैं कि थीटा को कहां से इंटीग्रेट करेंगे। अगर पूरा ऊपर हेमिस्फीयर लेना है तो 0 से पाई बाई 2 तक, तो साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। फाई को कहां से इंटीग्रेट करेंगे? डी फाई, ये कहां? 0 से 2 पाई तक। और r को कहां से इंटीग्रेट करेंगे? 0 से इंफिनिटी तक, तो ऊपर का पूरा स्पेस, तो r e टू द पावर माइनस r बाई लेमडा dr। ये हो गया रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ मोमेंटम ऑफ dA, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ मोमेंटम ऑफ dA। ओके, अब इसका इंटीग्रेशन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे।